अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस शख्स को आप सलाम कीजिए, इनकी बहादुरी को सलाम कीजिए, इनकी हिम्मत पर इनको दाद दीजिए। इसराइल की पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने इसराइल को दहशतगर्द स्टेट कहा। गज़ा पट्टी में इसराइल जिस तरह बेगुनाहों को, आम शहरियों को मार रहा है, उसको इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा ये जेनोसाइड है, ये नस्ल कुशी है और इसराइल को पीछे हट जाना चाहिए। और ये बात इसराइल की पार्लियामेंट में कहने वाला कोई आम शख्स नहीं है, या कोई फ़लस्तीनी नहीं है, या कोई मुसलमान नहीं है, कोई अरबी नहीं है, बल्कि इसराइली शहरी है और इसराइल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और अपनी ही पार्लियामेंट में अपनी ही सरकार को इन्होंने जेनोसाइड करने वाला देश कहा, इन्होंने कातिल और दहशतगर्द कहा। और इस रुकने पार्लियामेंट की ये बात इसराइल की पार्लियामेंट को, वहाँ बैठे स्पीकर को, वहाँ बैठे दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सकी। इनको आगे बोलने से रोक दिया गया, माइक छीन लिया गया, इनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया। इस नौजवान का, या कह लीजिए इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम है ओफर कासिफ। और इन्होंने ये हिम्मत इसलिए दिखाई है क्योंकि ये इंसानियत की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। और कोई पहली मर्तबा ओफर कासिफ ने इस तरह की जुर्रत का, बेबाकी का मुजाहरा नहीं किया है, बल्कि काफ़ी पहले से ये करते आ रहे हैं। इनका वाहिद मौक़िफ़ यही है कि 2 स्टेट होना चाहिए, यानी जिस तरह फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके एक स्टेट इज़राइल बन गया है, तो फ़लस्तीनियों को भी अपने लिए एक स्टेट बनाने का हक़ हासिल है, उनका बुनियादी राइट है। और फ़लस्तीन को भी एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। ये इज़राइल का ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं है। इसके बावजूद ओफर कासिफ ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रखते हैं, बार बार इस बात का वो तस्करा करते हैं। पिछले दिनों में जब अफ्रीका ने आलमी अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट में इज़राइल के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया और अफ्रीका की पैरवी दुनिया के कई दूसरे मुल्कों ने की, तो उस सूरत में या उन दिनों ओफर कासिफ अफ्रीका की हिमायत कर रहे थे। वो अपने देश के साथ खड़े नहीं थे, बल्कि बार बार यही कह रहे थे कि इज़राइल के ख़िलाफ़ फैसला आना चाहिए, मैं अफ्रीका के साथ खड़ा हूँ क्योंकि गज़ा पट्टी में इसराइल जेनोसाइड कर रहा है। और ये कल की बात है जब पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि इज़राइल गज़ा पट्टी में जेनोसाइड कर रहा है, इज़राइल के अमल को नस्ल कुशी करार दिया तो उनके खिलाफ एक्शन हो गया। जो कुछ ओफर कासिफ ने कहा, अल जज़ीरा ने इज़राइल के एक अखबार के हवाले से शाये किया है और वह अखबार लिखता है जिसमें ओफर कासिफ ने कहा, बरसों तक मैंने नस्ल कुशी की इस्तिलाह का, इस टर्म का इस्तेमाल करने से इनकार किया, लेकिन अब जो मनाजिर मैंने देखे हैं, जो सूरत हाल मैंने गज़ा पट्टी में देखा है और जो लोगों से मैंने बातचीत की है, उसके बाद मैं इससे, यानी इसको नस्ल कुशी करार देने से इनकार नहीं कर सकता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनको फ़ौरन पोडियम से हटा दिया गया, माइक उनसे छीन लिया गया। इजलास की सदारत कर रहे थे नायब स्पीकर नसीम वतरी, इन्होंने फ़ौरन मुदाखलत करते हुए कहा कि आप इज़राइल के इस अमल को नस्ल कुशी और जेनोसाइड नहीं कह सकते हैं, और फ़ौरन इनको हटाने का, इनसे माइक छीनने का आदेश दिया गया। ओफर कासिफ कौन है ये भी जान लीजिए। ओफर कासिफ की पैदाइश यानी विलादत इज़राइल में हुई 1964 में। तिल अबीब के पास एक शहर है रिशोन लिजियोन, वहाँ इनकी विलादत होती है। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तालीम हासिल की, फ़लसफ़े में इन्होंने डॉक्टरेट लिया और उसके बाद इज़राइल की पार्लियामेंट के ये एमपी बने। और ये एमपी रहने के दौरान और उससे पहले लगातार फ़लस्तीन की हिमायत में बोलते हैं। अपने ही मुल्क में कई बार इन्होंने तकरीर करते हुए कहा, तुम लोग जालिम हो, तुमने बाहर से आकर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके अपना मुल्क बना लिया और अब तुम उनके मुल्क को तस्लीम नहीं कर रहे हो। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता, इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि फ़लस्तीन को भी एक स्टेट का दर्जा मिले, उनका भी मुल्क हो, और ये इज़राइल को ऑफिशियल स्टेटमेंट रखना चाहिए। ओफर कासिफ ने पार्लियामेंट की स्पीच में, पब्लिक स्पीच में कई मरतबा इसी तरह की तकरीर की और हमेशा ओफर कासिफ पर इज़राइल में तनकीद होती है, इन पर अटैक भी कई बार किया गया। यही नहीं बल्कि पिछले दिनों पार्लियामेंट में इन्होंने जब फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के हक़ में एक बयान दिया तो पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता इनके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन आया कि इनसे इनकी रुकनीत को, मेंबरशिप को छीन लिया जाए। लेकिन ज़रूरी यह है कि कम से कम 70 MPs हिमायत में आए रेजोल्यूशन के, तब रेजोल्यूशन
कोलिशन कामयाब होता और 70 MPs ने हिमायत नहीं की और इसी वजह से ओफर कासिफ की रुकनीत बच गई। अब एक बार फिर जब गजा पट्टी में इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, इजराइल ने गजा पट्टी में इमदादी सामान भेजने पर पाबंदी लगा रखी है, तमाम रास्तों को इजराइल ने बंद कर दिया है, गजा पट्टी के तमाम अस्पताल को इजराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया है, हॉस्टेज जो हैं, जो कैदी हैं, उनको भी कुछ खिलाने के लिए नहीं बचा है हमास के पास। और पूरी दुनिया अब इजराइल के खिलाफ बोल रही है। जो ममालिक कल तक इजराइल के साथ खड़े थे वो ममालिक भी आज इजराइल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में पार्लियामेंट के दौरान होने वाली बहस में ओफर कासिफ ने इस तरह का बयान दिया और ये इजराइल को बर्दाश्त नहीं हो सका। इससे पहले भी एक मरतबा इनको इजराइल की पार्लियामेंट से 45 दिनों के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। तो लगातार इनके खिलाफ एक्शन हुआ, इनको सज़ा दी जाती है, लेकिन ये फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि जो फ़लस्तीन की ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, वो ओफर कासिफ को अपना एक रेजिस्टेंस साथी करार देते हैं, इनको मज़ाहमत कहर बताते हैं और ये कहते हैं कि वो तो हमारे साथ हैं और जिस नस्ल से भी हो, जिस मज़हब से भी हो, अगर वो हक़ के लिए है, वो इंसाफ के साथ खड़ा है, तो मुझे उन्हें अपना भाई करार देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकवा नहीं। ओफर कासिफ के बारे में मैंने कहा कि यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये सहयूनियत पर भरोसा नहीं रखते हैं, ये ज़ायोनिज़म पर भरोसा नहीं रखते हैं। यहूदियत अलग है, सहयूनियत अलग है और सहयूनियत जो है एक कैंसर है, पूरी दुनिया के लिए मर्ज़ है। और इस सहयूनिज़म की वजह से पूरी दुनिया में नहीं तबाही आई है, नहीं बर्बादी आई है। जहाँ तक यहूदियत की बात है तो एक मज़हब का नाम है और यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में बहुत चीज़ें एक जैसी है और जो चीज़ें एक जैसी वो यही है कि इन तमाम का ताल्लुक़ एक प्रोफेट से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सभी अपने लिए आइडियल मानते हैं, अपना जद्द अमजद मानते हैं। यहूदी भी, ईसाई भी और मुसलमान भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जहाँ से यहूदियों की शुरुआत होती है। फिर उसी नस्ल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, जहाँ से ईसाईयत की शुरुआत होती है। और इस्लाम का, मुसलमानों का अक़ीदा यह है कि हम तमाम नबी को नबी मानेंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा है। और यही हुक्म दिया गया दूसरी कौमों को भी कि अल्लाह के नबी को नबी मानो। लेकिन उन लोगों ने जब हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि आखिरी नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और मैसेंजर मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उनका शुमार काफिरों में होने लगा। इस्लाम और मोमिन की फहरिस्त से उनको निकलना पड़ा। तो ये बुनियादी फ़र्क है, बुनियादी इम्तियाज़ है इन दोनों अरब देशों में, या कह लीजिए अमेरिका की तरफ से लाए गए इब्राहीम अकॉर्ड की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, मुआहदे इब्राहीमी की चर्चा होती है। और अमेरिका की यही कोशिश है कि अरब देशों में और इज़राइल के दरमियान दोस्ती कराई जाए, सफारती रिश्ता कायम कर दिया जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर कि तुम सब एक नबी की ही औलाद हो, उनके मानने वाले हो, तो आपस में मत लड़ो। लेकिन आखिरी बात यहीं पर आकर ठहर जाती है कि मज़हब ने सिखाया कि अल्लाह के तमाम नबी को नबी तस्लीम करो, तो हम तुम्हारे प्रोफेट को नबी तस्लीम करते हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा है, अक़ीदा है। अगर मुसलमान हज़रत मूसा, हज़रत यूसुफ़, हज़रत याकूब, हज़रत ईसा को नबी तस्लीम नहीं करेंगे तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है कि तुम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तस्लीम करो, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम करो। ये लोग ऐसा नहीं करते और यही बुनियादी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो बहरहाल मैं बता रहा था कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में कुछ चीज़ें एक जैसी है, लेकिन सह्यूनिज़्म जो है ये एक अलग एजेंडा है, जिसका एजेंडा और हदफ है इस्लाम को ख़त्म करना, मुसलमानों के वजूद को मिटाना, पूरी दुनिया को ग़ुलाम बनाना, पूरी दुनिया का जो असासा है, जो वसाइल है, उस पर मुट्ठी भर लोगों का कंट्रोल करना, ये सह्यूनियत का एजेंडा है। और इसी वजह से सह्यूनिज़्म के ख़िलाफ़ हमेशा लड़ाई रही है और आज के दौर में भी यही ग्रुप मुसलमानों का दुश्मन बना हुआ है। तो बहरहाल मैं यही आपको बता रहा था कि जो ओफर कासिफ हैं ये यहूदी ज़रूर हैं, सह्यूनी नहीं हैं, और इसी वजह से फ़लस्तीनी भी इनको अपना साथी और भाई
قرار دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ جہاں تک بات ہے غزہ پٹی کی صورتحال کی تو سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تقریباً 23 مہینے ہو چکے ہیں اور جنگ بندی کی امید نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن پچھلے دنوں میں حماس نے ایک ویڈیو جاری کر کے اسرائیل پر جو پریشر بنایا تھا وہ پریشر کام کرتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی نیند حرام ہو چکی ہے کیونکہ اب ہاسٹیج کو بھی، قیدیوں کو بھی کھانے کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اور حماس نے شرط لگا دی ہے کہ اگر اسرائیل امدادی سامان کو غزہ تک پہنچنے دے گا، راستوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا، تو جو قیدی ہیں، جو ہاسٹیج ہے، ان کو کھانا دیا جائے گا، ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ ادھر اسرائیل کی وار کونسل میں بغاوت ہو گئی ہے۔ اسرائیل کا چیف آف اسٹاف یعنی وہاں کی آرمی چاہتی ہے اب مزید غزہ پٹی میں وہ نہ رہے، جنگ نہ ہو۔ فورن منسٹر چاہتا ہے جنگ نہ ہو، ڈیفنس منسٹر اور پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو چاہتا ہے کہ پورے غزہ پٹی کا کنٹرول اسے مل جائے، جو پوسیبل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک کوئی بھی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آ سکا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔